हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्ती कर रहे होंगे, क्योंकि डिप्रेशन में कभी पढ़ाई नहीं होती है, मस्ती में ही पढ़ाई होती है। ठीक है, तो इतनी मस्ती भी नहीं करनी है कि पढ़ाई को ही भूल जाना है। थोड़ी बहुत टेंशन भी लेनी है बेटा, और पढ़ाई करनी है तो करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फ्लेमिंगो नामक पुस्तक चल रही थी, लॉस्ट स्प्रिंग नामक चैप्टर कर रहे थे, उससे एक कहानी हमने कंप्लीट कर ली थी, और मुकेश वाली कहानी चल रही थी। मुकेश वाली कहानी में क्या क्या हुआ था थोड़ा बहुत देख चुके थे। जहां तक देखा था उससे आगे आज चलेंगे। जो भी वोकेबलरी है अच्छे तरीके से आपको याद करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है, आपको याद करनी पड़ेगी। इसका मतलब याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आज जितनी भी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी आती है वो लिखवाऊंगा मैं आपको, और आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, 3-4 बार बोल दिया है मैंने, याद करनी पड़ेगी। अगर किसी के पास और कोई उपाय है तो कृपया मेरे को भी बताए। ठीक है, और पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटा, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पढ़ लो। 2026 में 100% रिजल्ट लाना है तो लाना है, और अंग्रेजी में तो 100 में से 100 नंबर ही होने चाहिए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं 2024-25 के, इसमें कम से कम मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों के, एक स्कूल में पढ़ा रहा था मैं, हालांकि नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे जाता था, 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था। वहाँ पे 30 बच्चे थे, 30 बच्चों में से कम 15 बच्चों के 95+ नंबर है अंग्रेजी के अंदर। तो सोच सकते हो किस लेवल से पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, और जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। कैमरे के अंदर से भी मारता हूँ, कभी कभी तो टांगे तोड़ देता हूँ। सीरियस हो जाओ बेटा, मजाक मस्ती छोड़ दो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अपनी लेखिका क्या करती थी, एक दल था लोगों का, उस लोगों के दल से पूछती है कि आप ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते, संगठित क्यों नहीं हो जाते, अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। जो क्या थे उनके पीढ़ियां क्या हो रही थी, फंस रखी थी बेटा, ट्रेप कर रखा था साहूकारों ने इन्होंने। इसीलिए अपनी लेखिका उनसे बोलती है कि आप अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। तो अब वो व्यक्ति, जो उन व्यक्तियों का झुंड था, जो दल था, उसने जवाब दिया, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम संगठित हो जाते हैं, वी आर द वंस हु विल होल्ड अप बाई पुलिस, तो हमारे को किसके द्वारा घसीट लिया जाएगा, पुलिस के द्वारा घसीट लिया जाएगा। यहाँ पे पेसिव वॉइस है बेटा, पेसिव वॉइस, काम दूसरों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे होल्ड अप, सबसे फर्स्ट मीनिंग होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब क्या होता है, होल्ड अप, अब भी तो लिखना पड़ेगा। होल्ड अप का मतलब होता है घसीट ले जाना, घसीट ले जाना, घसीट ले जाना, होल्ड अप बाय द पुलिस। तो हमारे को किसके द्वारा घसीट लिया जाएगा, घसीट ले जाएंगे, पुलिस घसीट ले जाएगी हमारी को। अगर हम बाय द वे ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो पुलिस के द्वारा घसीट लिए जाएंगे। बिटेन एंड ड्रैग्ड, पिटाई होगी। ठीक है, बिटेन का मतलब पीटेंगे, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, ड्रैग्ड। ड्रैग्ड का मतलब वही घसीटना होता है बेटा, डालना या घसीटना, घसीटना। ठीक है, तो पुलिस हमारे को घसीट ले जाएगी,
और पीटेगी और किस में डाल देगी, घसीट के जेल में डाल देगी। किसके लिए, डूइंग समथिंग इलीगल। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, कि आपने कुछ गैर कानूनी काम किया है। जबकि बेटा संगठन बनाना कोई गैर कानूनी काम नहीं होता है, ठीक है। कमजोर वर्ग है, लेकिन लेखिका ने सुझाव दिया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाएंगे और पीटे जाएंगे और कुछ गैर कानूनी करने के लिए हमारे को जेल में डाल देंगे। देश से वह कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके अंदर कोई भी नेता नहीं था, कोई भी लीडर नहीं था, कोई भी मैनेजमेंट करता नहीं था, ठीक है, उनको संगठित करने वाला नहीं था। नो वन who कुड हेल्प देम सी थिंक डिफरेंटली। डिफरेंटली का मतलब होता है अलग अलग, लिखवाई देता हूं। डिफरेंटली, अलग अलग, अलग। डिफरेंटली का मतलब अलग, ठीक है। तो कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता था। इन जो परिस्थितियां थी उनको अलग से देख के, मतलब इनको एक अलग नजरिए से देख के इनकी कोई सहायता नहीं कर सकता था, ठीक है। कुड का प्रयोग हुआ है कि इनकी कोई सहायता करने वाला भी नहीं था कि इनके नजरिए को अलग देख सके। देयर फादर्स आर टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी, उनके जो ये व्यक्ति है इनके पिताजी भी इतने ही थके मरे थे जितने ये हैं। टायर्ड का मतलब होता है थका होना, थका हुआ होना। तो इनके जो पिताजी है, इनके जो पूर्वज हैं, वो भी इतने ही थके मरे थे जितने आज समय में ये हैं। दे टाल्क एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, एपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस। और वह इसी तरीके से बातें क्या करते गए, स्पाइरली का मतलब, एंडलेसली का मतलब बिना अंत के बातें करते गए और किससे धकेल दिए गए, ठीक है। दे टालगड एंडलेसली इन स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, कि किस प्रकार गरीबी से वह धकेल दिए गए हैं। अपेथी, दुख, किस प्रकार दुख सहन किया है उन्होंने। टू ग्रीड एंड टू अनजस्टिस, लालच में और अन्याय के प्रति। अनजस्टिस का मतलब अन्याय होता है और अपेथी का मतलब दुख होता है। अपेथी का मतलब क्या हो गया, दुख। और इनजस्टिस का मतलब तो आप जानते हो, अन्याय, ठीक है। तो किस प्रकार इन व्यक्तियों की गरीबी घसीटती हुई चली आ रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, और किस प्रकार के दुख इन्होंने सहन किए हैं और किस प्रकार अन्याय से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ सोचने वाली स्थिति थी। लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के बाद में, ठीक है, उनको समझने के बाद में, आई सी टू डिस्टिंग वर्ल्ड। डिस्टिंग का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। तो उन व्यक्तियों के दल के द्वारा वो बातें सुनने के बाद में हमारी लेखिका दो प्रकार के संसार देखती है, दो अलग अलग संसार देखती है। वन ऑफ देम फैमिली, एक संसार तो उस परिवार का, कॉच इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो किसमें बंधा हुआ है, वेब का मतलब जाल, जो गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है। बर्डन्ड बाई स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और किसके द्वारा कलंकित है, अपनी कास्ट में, जो इस प्रकार की कास्ट में जन्म लेने के कारण पॉवर्टी से जूझ रही हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं। एक तो ये संसार दिखाई देता है, द अनोदर ए विशियस सर्कल, और दूसरा एक ऐसा, दूसरा संसार एक ऐसा कुचक्कर का दिखाई देता है। विशियस सर्कल पीछे वाली क्लास में करवा चुका हूं, कुचक्कर का, ऑफ द साहूकार, जो किसका बना हुआ है, साहूकारों के द्वारा बना हुआ है। द मिडिलमैन, बिचौलिया द्वारा बना हुआ है, मिडिलमैन का भी पीछे करवा दिया मैंने। द पुलिसमैन, और पुलिस कर्मियों के द्वारा। एंड कीपर्स ऑफ लॉ, और जो नियमों को
पकड़ने की बात करते हैं, जो नियमों को बांधे रखने की, नियमों को लागू करने की बात करते हैं, उनका संसार द ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स अच्छी मीनिंग है भाई, ब्यूरोक्रेट्स। अमीरी वर्ग, यानी अमीरों का शासन, एक तरीके से अमीरों का शासन बोल सकते हो। ये वन वर्ड में पूछा जाता है, एक शब्द में जो भी पूछा जाता है ना, उसमें पूछा जाता है कि अमीर लोगों के शासन को क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। तो लेखिका को दो संसार दिखाई देते हैं, एक संसार तो वह परिवार का संसार जो गरीबी में बंधा हुआ है, और दूसरा वह कुचक्कर का संसार जिसमें कौन राज कर रहे हैं, साहूकार राज कर रहे हैं, मिडिलमैन बिचौलिए यार राज कर रहे हैं, और पुलिसमैन राज कर रहे हैं, नियमों को पकड़ने वाले और अमीर लोग और पॉलिटिशियंस और कौन, राजनेता राज कर रहे हैं। इन व्यक्तियों को क्या करते हैं, पागल बनाते हैं और इनका शोषण करते हैं। बेटा दो प्रकार के संसार अपनी लेखिका को दिखाई देते हैं। क्या पता छोटे क्वेश्चंस में इसमें पूछ सकता है अपने से कि बताओ लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में लेखिका दो संसार के बारे में बात करती है, तो वो कौन कौन से थे। तो एक तो फैमिली वाला हो गया और एक वीसीएस सर्कल हो गया। वीसीएस सर्कल कुचक्कर में कौन कौन शामिल किया है लेखिका ने, किन किन को शामिल किया है। एक तो साहूकार्स को शामिल किया है, मिडिल मैन्स को शामिल किया है, पुलिसमैन और लॉ कीपर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। कोई दिक्कत। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, ये सभी मिलके इम्पोज्ड, इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब होता है डाल देना। तो ये सभी मिलके क्या करते हैं, बैगेज का मतलब होता है सामान या जिम्मेदारियां। और इसमें कभी भी एस लग के प्लूरल नहीं बनता है बेटा। ये बैगेज, लगेज हो गया, बगेज हो गया, ये कभी भी प्लूरल नहीं बनते, ये इसी स्थिति में प्लूरल रहते हैं। सामान, बोझ, बोझ, ठीक है। तो ये सभी मिलके क्या डाल देते हैं, ये बोझ डाल देते हैं ऑन द चाइल्ड, उन बच्चों के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिनको वह कभी हटा नहीं सकते। पुट डाउन सफेद से करता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट है। पुट डाउन इसका मतलब होता है हटाना, नीचे पटकना, हटाना या नीचे पटकना। और 12th क्लास में तो फ्रेजल वर्ब का अलग से चैप्टर दे रखा है, इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा। दो चैप्टर से कम 7-8 फ्रेजल वर्ब तो हो चुकी है। आपको 50-55 फ्रेजल वर्ब सारी याद करनी है, उन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। और ये चैप्टर में आ रही है बेटा, अगर साथ के साथ कंप्लीट कर लोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पुट डाउन का मतलब होता है हटाना, नीचे डालना। तो ये सब लोग, ये जो वीसीएस सर्कल के लोग हैं, जो साहूकार्स हैं, जो पुलिसमैन्स हैं, मिडल मैन्स हैं, लॉ कीपर्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस है, ये सब मिलके उन बच्चों के ऊपर ऐसा बोझ डाल देते हैं कि वो बच्चे कभी हटा ही नहीं सकते उस बोझ को, उस बोझ को कभी हटा ही नहीं सकते। बिफोर ही इज अवेयर, उसके सावधान होने से पहले, जागरूक होने से पहले ये बोझ उनके ऊपर डाल दिया जाता है। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर्स, और वो बच्चे क्या करते हैं, इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं बेटा, स्वीकार कर लेते हैं। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, इस बोझ को स्वीकार कर लेते हैं उसी प्राकृतिक रूप से जिस प्रकार से इनके पिताजियों ने किया था। कि इनके पिताजियों के ऊपर भी क्या कर दिया गया था, ये बोझ लाद दिया गया था, तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था, और उसी प्रकार से ये बच्चे भी उस बोझ को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और इतने प्रिपेयर हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतना साहस हो जाता है इनके अंदर। तो इतना कठिन कार्य कि पूरे दिन बैठे रहते हैं, लैंप जला के झोपड़ियों में अंधेरे में बैठे रहते हैं। लाइट के मुकाबले अंधेरे में इनकी आंखें इतनी एडजस्ट हो जाती है कि उनसे जो धूल उड़ती है, वो जो पॉलिश करते हैं बैंगल्स के ऊपर, उनसे जो धूल उड़ती है, डस्ट उड़ती है, उससे इनकी आंखें खराब हो जाती है। अडल्ट होने से पहले, किशोर अवस्था में आने से पहले इनकी आंखें खराब हो जाती है। उस काम को करने के लिए भी ये क्या हो जाते हैं,
तैयार हो जाते हैं। तो लेखिका ये सबसे अच्छा, पूरे चैप्टर में सबसे अच्छा पैराग्राफ लगा है मेरे को, क्योंकि लेखिका दो प्रकार के संसार देखती है। एक तो उस परिवार का जिस परिवार में ये जन्म लिए हैं, जिसको एक कलंक की तरह देखा गया है, वह परिवार क्या करता है, पॉवर्टी में बंधा रहता है, गरीबी के जाल में जकड़ा रहता है। और एक दूसरा संसार, वो बेचारे पहले से ही गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीब परिवार से हैं, लेकिन दूसरा संसार वो वीसीएस सर्कल वाला, जिसमें ये सब साहूकार, ये अमीर लोग, ये पुलिसमैन, ये राजनेता सब मिलके इनके ऊपर क्या डाल देते हैं, बोझ डाल देते हैं। क्या पैराग्राफ है, ठीक है। तो एक बार आपको मौका मिल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दोबारा से मैं इसका हिंदी अर्थ करवा देता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठित हो गए, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम पुलिस के द्वारा घसीट लिए जाएंगे, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमारे को जेल में धकेल दिया जाएगा और पिटाई की जाएगी कुछ गैर कानूनी करने के लिए। दे से वे कहते हैं, देयर नो लीडर अमंग देम, उनके अंदर कोई भी लीडर नहीं था। नो वन who could help them see things differently, और इन चीज़ों को अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने वाला और इनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। देयर फादर्स आर टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी इन्हीं की तरह थके मरे थे। दे टाल्कड एंडलेसली इन स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी एपैथी टू ग्रीड एंड टू अनजस्टिस, वह इस तरीके से बहुत सारी एंडलेसली टाल करते हैं बेटा, बातें करते हैं कि किस प्रकार से गरीबी, दुख और अन्याय को झेला है उन्होंने। लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के बाद में, उनसे बातचीत करने के बाद में, आई सी टू डिस्टिंग वर्ल्ड, में दो प्रकार के संसार को देखती हूँ, दो अलग अलग प्रकार के संसार को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार का संसार, कोच्ड इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो किस में बंधा हुआ है, एक गरीबी के जाल में बंधा हुआ है। बर्डन्ड बाई स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिस कास्ट में वह जन्म लेते हैं उसके कलंक के साथ में जन्म होता है बेटा उनका, ठीक है, उस गरीबी के साथ में जन्म होता है। तो एक संसार तो वो हो गया जिसमें ये जन्म लेते हैं, जिस कास्ट में जन्म लेते हैं, तो हमेशा गरीबी के जाल में बंधे रहते हैं। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा एक कुचक्कर का संसार जो साहूकार्स के द्वारा बना हुआ है। द मिडलमैन, बिचौलियों के द्वारा बना हुआ है, पुलिसमैन्स के द्वारा बना हुआ है। द कीपर्स ऑफ लॉ, लॉ के कीपर्स के द्वारा बना हुआ है। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, और अमीर लोगों के द्वारा और पॉलिटिशियंस के द्वारा बना हुआ है। और ये क्या करते हैं, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और इन बच्चों के ऊपर ऐसा बोझ लाद देते हैं जिसको वो कभी हटा ही नहीं सकता, कभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो ही नहीं सकते। बिफोर ही इज अवेयर, उनके अवेयर होने से पहले ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर्स, अपने पिताजियों की तरह ही वो प्राकृतिक रूप से इसको स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और सब कुछ करने के लिए इनके अंदर क्या हो जाता है, साहस उत्पन्न हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलता हूँ, ये लास्ट स्लाइड है, पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में इस लास्ट स्लाइड को करते हैं और आज लास्ट स्प्रिंग चैप्टर को ख़त्म करते हैं। डीप वाटर स्टार्ट करूंगा बेटा, गहरा पानी स्टार्ट करूंगा, डुबो के रहूंगा, सबको नहीं निकलने दूंगा बाहर। लेके दिखाना तुम सांस, कैसे लेके दिखाते हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, केवल बातें सुन लेते हो और हंस लेते हो। हंसना कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी बात का, पढ़ना पड़ेगा। खैर पानी पीता हूँ, डीप वाटर तो आगे स्टार्ट होगा अपना। शुक्र मानो अच्छे परिवार में पैदा हुए हो, 2 वक्त की रोटी मिल रही है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में मेरे को लगा है कि अपन तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा भावनाओं में बहना भी नहीं है, आपको तो पढ़ाई करनी है, ठीक है। लास्ट स्लाइड है और आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और उनके ग्रोविंग अप का मतलब होता है
क्रॉप, ग्रोइंग अप, फलना फूलना, बड़ा होना, फलना फूलना या बड़ा होना, ठीक है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और इनके आगे बढ़ने का, फलने फूलने का ये साहस कोई पार्ट नहीं होता है, कोई हिस्सा नहीं होता है कि साहस आ गया कुछ भी कर रहे हैं ये, इलीगल हो चाहे लीगल हो कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सांस है इनके अंदर ये इनके फलने फूलने का, आगे बढ़ने का कोई तरीका है, ऐसा नहीं है। वेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, वेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, जब मैंने इसके बारे में प्रकाश को, इसके ऊपर प्रकाश को समझा, इन मुकेश आई एम चीयर्ड, तो मैं क्या हो गई, बहुत ज्यादा खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, जब मैंने खुशी से मुकेश की आंखों में ये चमक देखी, ये कहते हुए सुना, तो मैं भी खुश हो गई कि मुकेश चाहता है, क्या चाहता है मुकेश, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। जब मैं मुकेश के मुंह से ये बात सुनती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि मुकेश चाहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँ। ही रिपीट्स, वह दोबारा रिपीट करता है, दोहराता है, आई विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, मैं एक गैरेज जाऊंगा और सीखूंगा। गैरेज क्या होता है बेटा, जहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत की जाती है उसे गैरेज बोला जाता है, ठीक है। तो मैं किसी गैरेज में जाऊंगा और सब कुछ सीखूंगा, बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज था, गाड़ियां सुधारने का जो कारखाना था, वो उसके घर से बहुत दूर था। आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊंगा। बेटा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। कौन कहता है कि रोड़ियों से हीरे नहीं निकलते, बेटा कभी कभी रोड़ियों से हीरे निकलते हैं। अब रोड़ियाँ किसे बोला जाता है बेटा, राजस्थानी में रोड़ी बोला जाता है, जो डंग होता है, डंग, बफेलो हो गया, काऊ हो गया, इनका डंग होता है ना, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और उसको इकट्ठे एकत्रित रूप को रोड़ी बोला जाता है। तो याद रखना बेटा, रोड़ियों से हीरे निकलते हैं, ठीक है। तो ये चाहता है कि मैं पैदल जाऊंगा और सीखूंगा। ही इंसिस्ट, वह जोर दे के कहता है कि मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को सीखना है, मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक और सपना देखते हो प्लेन उड़ाने का। अपनी लेखिका पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो। फ्लाइंग ए प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट, तो वह अचानक, सडनली का मतलब अचानक, तो वह अचानक चुप हो जाता है। नो, और कहता है नहीं। ही सेज, वह कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और किसको घूरने लग जाता है, ग्राउंड को घूरने लग जाता है। स्टेरिंग, घूर, घूरते हुए, घूरते हुए, और स्टेयरिंग के साथ में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है जो यहाँ पे हुआ है, और ग्राउंड को घूरने लग जाता है। इन हिज स्मॉल मरमर, मरमर का मतलब होता है बुदबुदाहट, मरमर का मतलब क्या होता है, बुदबुदाहट, बुदबुदाहट। इन हिज small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। embarrassment का मतलब होता है, embarrassment, हताश, दुख भी मान सकते हो, उदास, दुख तो नहीं करेंगे, उदास करेंगे। तो वह थोड़ी बुदबुदाहट, टर्न इनटू रेग्रेट, और ये जो उसकी उदासी थी ये दुख में, पश्चाताप में बदल गई बेटा तुरंत ही। टर्न इनटू का मतलब होता है, पहले तो ये करेंगे, टर्न इनटू फ्रेजल वर्ब है, टर्न इनटू का मतलब होता है बदलना,
बदलना, ठीक है। और फिर रेग्रेट का मतलब होता है दुख। रेग्रेट का मतलब क्या हो गया? दुख। और इसकी ये उदासी किस में बदल गई? तुरंत ही दुख में बदल गई। ही इज content to dream of cars that he sees hurtling down द स्ट्रीट्स ऑफ टाउन। वह तो केवल उस ही सपने में खुश है जो उसकी गलियों से जो गाड़ियां गुजरती है, जो फोर व्हीलर वाहन गुजरते हैं, जो कार गुजरती है, उन्हीं को देख के खुश है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि कुछ ही तो एरोप्लेन फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं। तो कभी कभी ही एरोप्लेन्स को देखने का मौका मिलता है, लेकिन गाड़ियां तो फिरोजाबाद की गलियों में देख ही लेते हैं, ठीक है। तो केवल उसका सपना था मोटर मैकेनिक बनने का। अपनी लेखिका एरोप्लेन उड़ाने का सपने के बारे में पहुंचती है तो वह तुरंत ही दुखी हो जाता है, जमी को घूरने लग जाता है, और उसकी उदासी तुरंत ही दुख में परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि वह तो केवल एक कार मैकेनिक बनना चाहता था, क्योंकि फिरोजाबाद की गलियों से कभी कभी कार्स गुजर जाती थी, एरोप्लेन तो कभी कभी गुजरता था फिरोजाबाद के ऊपर से। एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लोगे, फिर करते हैं आगे की बात। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे अपना दूसरा चैप्टर भी ख़त्म होता है। ठीक है, 2 चैप्टर मैंने ख़त्म करवा दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, कौन कौन से ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में अगले वाले वीडियो में अगले वाला चैप्टर डीप वाटर स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस हो गए इसके। बड़ा कर दिया मैंने। अब देखो, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। जो साहिब था वो गार्बेज का जो ढेर था उसमें किसकी तलाश कर रहा था, किसको खोज रहा था? वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, कहां से और कब, क्यों आए थे वो, कहां से आए थे वो। ठीक है, तो इसका जवाब आपको देना है, बिना देखे लिखने की कोशिश करना है। ये आपका एक टेस्ट ही मानो बेटा, अगर ये लिख पा रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी लिखने में। यहाँ पे करवाने में तो मैं करवा सकता था कि वो उस कचरे के ढेर में पैसे ढूंढता था, कभी कभी उनको चांदी की चीज़ें मिल जाती थी, ठीक है, तो उनके लिए तो वो सोने की तरह काम करता था। उनके पिताजी और की जो पीढ़ी थी उनके लिए उसके अलग मायने थे और बच्चों के लिए अलग मायने थे, क्योंकि अपना चैप्टर ही स्टार्ट होता है कि कभी कभी कचरे के ढेर में मेरे को 10 का नोट मिल जाता है, 1 रुपये मिल जाता है, 10 का नोट मिल जाता है, और कभी कभी तो चांदी की चीज़ मिल जाती है तो पूरे ढेर को ही बिखेर देते थे, खोजते रहते थे। और कहाँ से आए थे वो? बांग्लादेश ढाका से आए थे, क्योंकि तूफान आए, बाढ़ आया, और बाढ़ ने उनके खेतों को और उनके घरों को बहा ले गए बेटे, इसीलिए वो इंडिया में आए थे। खैर, ये पहले का मैंने बता दिया है। वाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर टू द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, ये भी आपको करना है। जूतों के बारे में दे रखा है कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया ऑथर को जूतों के बारे में जब चर्चा चल रही थी। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, क्या साहिब उस चाय की दुकान पे काम करके खुश था? आपको एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है। नहीं था, क्योंकि वो कैतली उसको उस बैग से भारी लग रही थी जो कंधों पे ढोता था। वो बैग खुद का था, उसमें स्वतंत्र था वो, लेकिन यह कैतली उस मालिक की थी, उस टी स्टॉल के मालिक की थी। वाट मैक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, जो फिरोजाबाद शहर था वो किसके लिए फेमस था? बैंगल मेकिंग के लिए फेमस था, पूरे भारत में सेंटर था बेटा वो,
सबसे ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में ही बनती थी। मेंशन द हजार्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इन इंडस्ट्री। हजार्स का मतलब होता है हानियाँ, कि उस बेंगल मैकल इंडस्ट्री थी जो कारखाना था, उसमें बच्चों के द्वारा जो काम करवाया जाता था या बड़े भी जो काम कर रहे थे बेंगल मेकिंग का, उसमें क्या क्या हानियाँ थी वो हानियाँ आपको बतानी है। ठीक है, अच्छे तरीके से करवाया था पीछे। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का एटीट्यूड अपने परिवार से डिफरेंट कैसे था, अलग कैसे था, आपको इसके बारे में भी बताना है। क्योंकि मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कुछ सपना देखता था, जबकि उसका पूरा परिवार बैंगल मेकिंग में लगा हुआ था। ठीक है, ये सब कुछ आपको करना है। यहाँ तक दूसरे चैप्टर तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने गजब तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता और इससे नीचे अंग्रेजी पढ़ाई भी नहीं जाती। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो आते हैं और सीधे चैप्टर का हिंदी अर्थ बताते हैं और समरी लिखवा के चले जाते हैं। बेटा समरी को लिखवाना ही होता तो ये एनसीईआरटी वाले ये जो किताबें छापते हैं, ये किताबें क्यों छापते हैं? आपको समरी दे देते, समरी रटवा देते सीधी। क्या होता है समरी से? कुछ भी नहीं होता है। अगर चैप्टर तरीके से किया है, अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, पूरा एक्सप्लेनेशन समझा है, चैप्टर की कहानी को समझा है, तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई नंबर काटने वाला ही नहीं है आपका। तो तरीके से हमारे को चीज़ें करनी है, वोकेबलरी याद करनी है। बार बार इसी चीज़ पे जोर देता हूँ कि वोकेबलरी तो आपको याद करनी ही करनी है। और मैं बैठा हूँ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखना है। तो आज हमारी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, हमारी वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।